राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम करके मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया कि हम राजस्थान को एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट के रूप में, विकास के रूप में लेना चाहते हैं और हमारी इकोनॉमी को 2030 तक $350 बिलियन तक ले जाकर विकसित प्रदेश के रूप में राजस्थान आ गया है। उसी कड़ी में दूसरा बजट माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी द्वारा पेश किया गया और उसमें पूरे राजस्थान के लिए तो घोषणा है ही, पूरे पर बीकानेर के लिए संदर्भ में कि आप और हम सब बीकानेर से, तो बीकानेर के विशेष जो घोषणाएं बजट में की गई है जिससे बीकानेर भी जो विकसित राजस्थान, उसके प्रकाश डालने हेतु आज बीकानेर में मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। एक ऐसा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन विकसित भारत 2047 का लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट लाया गया, विकसित राजस्थान को संकल्प 2047 तक लेते हुए। और जैसे कि आपको ज्ञात है, कुछ दिन पूर्व ही राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 35 लाख करोड़ के अपने निवेश के प्रस्ताव आए गए थे। तो जिसमें अगली बार नहीं, इससे पहले ही कह दिया मैंने और राजस्थान के किसान मंत्री जी आपने देखिए, ये बात सिंह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। वैसे तो प्रश्न ये पूछना चाहिए था लोकेंद्र की 4-5 दूसरा ज्यादा हो रहा था, मैं पूछा गिरोह का क्या हो रहा है, पर गिरोह है, गिरोह काम करना है ये इसमें मूंगफली की बात करिए ना, मूंगफली ये जी ने किसानों के लिए 550 करोड़ रुपए खाड़ों और मोगों के रिपेयरिंग के लिए दिए हैं। वो आज तक राजस्थान में जब से नहरें बनी है तब से पहली बार ये बजट जारी किया गया है। पिछली बार भी बजट में 300 करोड़ रुपए दिए गए थे, बीकानेर को 550 इस बार दिए गए। तो इससे किसानों को लाभ मिलेगा, किसानों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जिस तरह गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया 2575 रुपए, 150 रुपए बोनस जो राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। और किसानों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 घंटे लाइट 2027 में जो देने का वादा किया है, जिस तरह राइजिंग राजस्थान में सोलर प्लांट्स के आए हैं, उन सोलर प्लांट्स के माध्यम से बीकानेर जिले में न सिर्फ लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है, बल्कि एक सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को 6 घंटे लाइट मिलेगी, जिससे किसान भाई को सर्दी के दिनों में रात को खेत में जाना नहीं पड़ेगा। वो भी सरकारी अधिकारी जिस तरह IAS IPS और RS RPS आते हैं, समय पे 10 बजे आते हैं, 5 बजे जाते हैं, वो भी किसान 10 बजे जाएगा और शाम को 5 बजे अपने घर आ जाएगा। तो ये बड़ा परिवर्तन है। जल जीवन मिशन में 230 करोड़ रुपए बीकानेर को दिए और पीलूडी रोड्स के माध्यम से 200 करोड़ तो पीलूडी रोड के माध्यम से पीलूडी के विभिन्न सड़कों को दिए गए और 105 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को 15-15 करोड़ सड़कों के लिए दिए जाएंगे। तो उससे इस क्षेत्र में ना सिर्फ सड़क, पानी, लाइट और LSG के माध्यम से, चाहे हमारे डिजिटल प्लेनेटेरियम को घोषणा की गई हो, चाहे साधु स्पोर्ट्स स्कूल में नवीन हॉस्टल का और तीरंदाजी और शूटिंग का गेम्स का अलाउ किया गया है। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, चिकित्सा ले लो, स्वास्थ्य ले लो, चाहे राजूवास में पशुओं के आंखों के ऑपरेशन को लेकर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें बीकानेर के लिए घोषणा नहीं की गई हो। तो अब बीकानेर में जो बजट की घोषणा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई। अब हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारी और अधिकारियों को उसका क्रियान्वयन हो। क्रियान्वयन होने से बीकानेर की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो फाटक की समस्या कब तक समाधान हो जाएगा? रेलवे फाटक की समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा? रेलवे फाटक की बिल्कुल समस्या का बिल्कुल माननीय मंत्री अर्जुन से मिलकर जो ये कोर्ट गेट और अपने सांकला फाटक वाली है, इसका समाधान का बिल्कुल प्रयास रहेगा। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि पिछले बजट में जो 10 जुलाई को पेश हुआ था उसमें आपने माननीय मुख्यमंत्री नागनी जी के उधर जो आरोपी 30 करोड़ स्वीकृत किए थे, उसका भी हम जल्दी से उसकी DPR बनाकर जल्दी उसका काम शुरू करें ताकि उससे भी बीकानेर की जनता को लाभ मिल सके। विधानसभा में कांग्रेस जो धरने पे बैठी है, लोगों की रहने की जो समस्या है वो अगर हो जाए तो बिल्कुल शिवाड़ी आवासीय योजना इसी साल आ जाएगी। दिवाली से पहले पक्का आश्वस्त करते हैं कि उससे आम मध्य वर्गीय व्यक्ति को अपने आवास की सुविधा मिल पाएगी। और मैं आपको यह कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि जब हमारी मीटिंग हुई तो वो भी चाहते हैं कि बीकानेर शहर बढ़े। जब यहाँ पर कुछ सरकारी ऑफिसर्स की बिल्डिंग की स्थान का निस्तारण की बात आई तब उन्होंने ये बात कही कि शहर बढ़े बीकानेर, आप एक सीमित दायरे में मत सोचिए, शहर को लंबा बढ़ाइए, लंबा बढ़ाओगे तभी बढ़ेगा इस चीज़ का। तो उस दिशा में हम इस आवासीय ना सिर्फ शिवाड़ी बल्कि UIT के जो BDA हो गया आज के टाइम में, वो BDA के द्वारा भी नई आवासीय योजना लेकर आए जिससे आम लोगों को लाभ मिल सके। और ना सिर्फ लाभ मिले बल्कि ये प्रयास भी BDA के द्वारा की जो योजनाएं आप लाए उन सब में भी सड़कों का अच्छा और पार्क्स और अच्छे बने ताकि लोगों को ये लगे कि यहाँ भी सरकारी योजनाएं हैं
और उसमें सब सुविधाएं उनको मिल रही है। कांग्रेस विधानसभा में तो धरने पे बैठी है सर। बहुत बहुत घोषणा है कि 2 बजट में हुई है, अगले बजट में भी होगी, कुछ अगले बजट के लिए भी तो रखी कांग्रेस विधानसभा में धरने पे बैठी है तो गहलोत कल घेराव भी कर रहे हैं वो। गहलोत ने बयान दिया कि विद्रोह कर रही है सरकार। तो देखिए, जो सदन में हो रहा है वो सिर्फ कांग्रेस में आपस में नेताओं के हित है। कांग्रेस 4-5 गुटों में वहाँ बंटी गई, हर नेता अपने आप को विधानसभा में आगे देखना चाहते हैं, तो इस आगे दिखाने के चक्कर में ही वो आपस में लड़ रहे हैं, और आपस में लड़ रहे हैं तो इसीलिए सदन में गतिरोध। वो कह रहे हैं इंदिरा गांधी का अपमान किया। अपमान किया है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई शब्द नहीं था जिसमें कोई अपमानित वाली बात उनको लगे, और वैसे भी सदन की हमारी परंपराएं हैं, कोई बात हो तो बैठकर उनको समाधान निकले बात का, तो सदन चलना चाहिए लोगों पर। विषय ये है कि जिस तरह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीती, महाराष्ट्र में जीती, हरियाणा में जीती, तो अब कांग्रेस हताश हो चुकी है, तो इस तरह के प्रयास कर रही है कि सदन ना चले। कोई विषय मुद्दे उनके पास है नहीं, डबल इंजन की सरकार में काम हो रहे हैं, कहीं शिकायत हो नहीं रही, जनता खुश है, किसान खुश है, तो उनको ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा बेतुका विवाद उठाए जिससे कि सदन की कार्रवाई में गति हो। पूरे प्रदेश से बुलाया गया है लोगों को। अब वो तो विपक्ष का काम है, विपक्ष तो अपना काम करे। ऐसा ही भर्ती को लेकर सर आपका क्या स्टैंड है? आपने उस कमेटी में शामिल किया, सरकार निर्णय क्यों नहीं लिया? ये मामला है, इस पर मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। कोर्ट में मामला है, कोर्ट न्यायालय में। ममता बनर्जी ये कह रही है कुंभ जो है मौत का कुंभ है, क्या कहें? देखिए, इस तरह के बयान यहाँ बीकानेर में भी कुछ नेताओं द्वारा दिए गए हैं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ, क्या सिर्फ वो हमारे देश के ही देवी देवताओं के बारे में बोलने की हिम्मत रखते हैं, या दुनिया में और भी देवी देवता उनके बारे में भी बात रखने की बात रख सकते हैं? क्या उन्हें हमारे धर्म पे ही कुठाराघात करने का किसने हक दिया है, जो आप हमारे धर्म के बारे में इस तरह की बात करो? धर्म उनका भी है, सबका धर्म है। तो इस तरह की जो भी नेता बात करता है, मैं उसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। बीकानेर के भी जन नेताओं ने इस तरह के शब्द का उपयोग किया था, बड़ी शर्मनाक बात है, और उनकी तो राजनीति इन्हीं शब्दों से चलती है। इस तरह की बातें करके ही वो करते हैं, और मैं कहूँगा कि वो अपने क्षेत्र के दूसरे वोटर जो उनके हैं उनके बारे में भी इस तरह बात करके रखें ना, कि तब उनका पता चले कितने को धर्मनिरपेक्ष बात रख रहे हैं।